बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आप लगातार हर रोज पाठशाला में फुल अटेंडेंस लगा रहे हैं, आपका धन्यवाद। इस पाठशाला में फिर से मैं ये वादा करती हूं कि पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको आज पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस पर लगेगी क्लास बता देती हूं जल्दी से। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 आरोप, पूछताछ और इस्तीफा। बावजूद उसके ट्रस्ट की कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं चंपत राय, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं कुर्सी। सफाई कर्मचारियों को चढ़ावे के हिसाब में कौन लगा रहा था भैया, और बैंक और ट्रस्ट में से कौन जिम्मेदार है। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का एजेंडा, इंडिया गठबंधन का मेगा प्लान, ये आप जानेंगे। और फिर चैप्टर 2 यानी पार्ट नंबर 2 अमन के तमाशा गैंग। ये आशा गैंग नहीं है, ये अमन का तमाशा गैंग है, फिर से जाग गया है। पाकिस्तान प्रेम इसका फिर से जाग गया है। प्यासा पाकिस्तान भारत को कैसे परमाणु जंग की धमकी दे रहा है और हमारा प्लान क्या है, आपको तफसील से बहुत आम भाषा में समझाऊंगी। और फिर चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 सस्ता और महंगा। सुबह से आपके पास यही खबरें आ रही होंगी कि हमारे पास ये सस्ता सस्ता होने वाला है, अरे नहीं नहीं मॉनसून नहीं आने वाला है तो अब महंगा हो जाएगा। तो ये जो पूरा नंबर गेम है पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास, देश की तिजोरी भर रही है। डेड इकोनॉमी, आर्थिक सुनामी वाले अब क्या कहेंगे, इसी का जवाब ढूंढेंगे। और फिर आएगा पार्ट 4 चैप्टर 4 आपका व्हाट्सएप। कल भी हमने आपको बताया था कि बदल गया है, लेकिन इसमें एक नया पेज आया है। अगर आप अभी भी उलझे हुए हैं नंबर और यूजर नेम के फेर में, तो क्या सही क्या गलत और सरकार का क्या है प्लान, ये आप जानेंगे। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसके बारे में आपको जानकर बड़ा गर्व भी होता है और आप ये जानना पसंद भी करते हैं कि क्या करने से कितना किसको फायदा हो सकता है, सोचा है कभी। आज अब आपको बताएंगे आपके पुराने चार्जर, यूएसबी केबल, पुराना खराब हो चुका ड्रायर, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ना, इसको अगर आप दे दें जहां से लिया है तो आप कितने फायदे में रहेंगे, और नहीं ऐसा करते हैं तो आप कितना नुकसान में रहते हैं, सोचा है कभी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला, लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। 3 दिन भारत दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची 16वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। नितिन नवीन पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। कह रही है अहंकार की पराकाष्ठा है ये, बंगाल में खेला हुआ जनता तेलंगाना में भी कर देगी। जन्मदिन पर समर्थकों ने अखिलेश को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया। बीजेपी ने हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया, कहा अखिलेश को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाकर सपा ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है। जनरल धीरज सेठ बने इंडियन आर्मी के 31वें चीफ। सेना को मॉडर्नाइजेशन पर विजय फॉर्मूला, ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट का लिया संकल्प। महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल की सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला, सारे थानों में खोली जाएगी महिला हेल्प डेस्क, जगह जगह तैनात की जाएगी दुर्गा स्क्वाड। दुर्गा पूजा महालया से पहले डेडिकेटेड पीसीआर वैन और डेडिकेटेड नंबर 102 शुरू कर दिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत। मुंबई में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। उत्तराखंड में उफान पर नदियां दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की खबर भी आई है, बाढ़ जैसे हालात। दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में पहली क्लास। चैप्टर क्या है? आरोप लग गए, 2 बार पूछताछ हो गई, इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन फिर भी ट्रस्ट की कुर्सी पर है चंपत राय। क्यों? आधा दर्जन साफ सफाई करने वालों को चढ़ावे के हिसाब किताब में लगाया किसने? बैंक और ट्रस्ट में से कौन जिम्मेदार है? चढ़ावा चोरी और विपक्ष का एजेंडा,
सेट हो गया। इंडी गठबंधन ने कैसे मेगा प्लान बना दिया है वो भी हमारे पास जानकारी है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में आज बहुत सारे बड़े खुलासे हुए हैं और मैं चाहती हूं कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते आप उन सारी खबरों को एक बार ध्यान से सुन लें। लेकिन वो बताऊं उससे पहले कुछ याद दिलाती हूं आपको, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रभु राम का सवाल है। याद कीजिए, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब देश भर में क्या गजब का माहौल था। आप सबको भी याद है ना? गजब का माहौल था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में प्रभु राम का वनवास खत्म हुआ है और वो अयोध्या लौट आए हैं। और वो अयोध्या सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं थी, पूरा देश अयोध्या बन गया था। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में भजन और कीर्तन हो रहे थे, रामायण पाठ हो रहे थे उस दिन। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी मिलकर पूरे देश में 60 दिनों तक राष्ट्रव्यापी दर्शन और उत्सव अभियान चला रहे थे। तब कौन सी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, मैं आज आपको याद दिलाती हूं। क्या कहा गया था कि ये राम मंदिर भारत में अगले 1000 वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना का संकेत है। कहा था कि नहीं? कहा गया कि यह सांस्कृतिक गौरव की वापसी है। यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय चेतना का मंदिर है। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास को सांस्कृतिक विरासत और विकास का महाकुंभ बताया गया। कहा कि अब महात्मा गांधी के सपनों का सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तब यह भी कहा गया कि राम हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत हैं। वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राममय था, राम धुन में रमा हुआ था। लेकिन सोचिए, उस वक्त राम राज्य की जो परिकल्पना दिखाई जा रही थी, मैं आपसे आज सवाल पूछती हूं, क्या वो परिकल्पना साकार हो गई? और मैं अयोध्यापुरी की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो राम मंदिर ट्रस्ट की ही बात कर रही हूं। राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन कुछ कर्मचारी जो हैं, क्या अपने मन से लालच वाले रावण को निकाल पाए? जवाब है नहीं। क्या यही राम राज्य की परिकल्पना थी? अरे, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मां सीता को आरोप लगने मात्र से त्याग दिया था, आज उसी राम मंदिर में चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट से अपना नाता तोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? कह रहे हैं मैंने तो इस्तीफा सौंप दिया, लेने को तैयार नहीं है। अरे, आज भी आप काम कर रहे हैं, क्यों? पद का जो त्याग चंपत राय ने किया, क्या वो केवल दिखावे भर के लिए था? क्योंकि जो चंपत राय सवालों के घेरे में है, पूछताछ का सामना कर रहे हैं, वो चंपत राय महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद भी अपने पद, अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं और बकायदा मंदिर के भीतर जाकर अपना रोज का कामकाज कर रहे हैं? ईमानदारी से एक सवाल का जवाब मैं वीएचपी से भी चाहती हूं, आप भी मुझे बताइए। चंपत राय रामलला के पटवारी है, यही कहा जाता है, यानी भगवान राम के अनन्य सेवक है। तो चंपत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए? क्या चंपत जी को संकल्प नहीं लेना चाहिए कि जब तक साफ और पाक साफ साबित नहीं हो जाता तब तक ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा? अगर चंपत राय जी इस्तीफा देने के बाद भी कुर्सी पर मौजूद है और पूरे अधिकार के साथ ट्रस्ट का कामकाज देख रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या उससे जांच प्रभावित नहीं होगी? एक गलती पूरे किए कराए पर पानी नहीं फेर देगी। और चंपत राय जी तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो कह रहे थे कि एसआईटी से जांच करवाओ, सबसे पहले मुझसे पूछताछ हो। तो फिर पद पर क्यों? चंपत राय जी, पूरा देश आपको थैंक यू कहता है कि आपने पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जिस भरोसे के साथ आपको राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो जिम्मेदारी निभाने में आप फेल हो गए, इसीलिए नो थैंक यू। आपने देश सेवा के लिए सरकारी टीचर की नौकरी को त्याग दिया, उसके लिए आपको थैंक यू सर। लेकिन राम मंदिर का मैनेजमेंट आप नहीं संभाल पाए, उसके लिए नो थैंक यू। चंपत राय जी, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हमने देखा, 30 साल आपने जी जान लगा दी, कागज तैयार करना, जाकर तमाम एडवोकेट से मिलना, पूरा टाइम उसमें खपा देना, उसके लिए थैंक यू। लेकिन राम भक्तों के 500 बरस के संघर्ष को भुलाकर लापरवाही बरती गई आपके नाक के नीचे, इसीलिए आपको नो थैंक यू।
आपके जीवन के 35 साल अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में बिताने के लिए चंपत राय जी, आपका थैंक यू। लेकिन रामलला के पटवारी बनकर भी आप उनके चढ़ावे की चोरी रोक नहीं पाए, इसके लिए आपको नो थैंक यू। और मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन राम से है राम भक्त, राम से है अयोध्या, राम से है भारतवर्ष, और इसीलिए भक्ति राम की होगी, भक्त की नहीं। चंपत राय जी को जिम्मेदारी लेनी होगी और तब तक खुद को ट्रस्ट से अलग रखना होगा जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। गोपाल राव जी भी यही करेंगे और अनिल मिश्रा जी को भी यही करना चाहिए। और इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता जब बयान देते हैं तो राम भक्त चौंक जाते हैं। आप खुद सुनिए। अभी तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया क्योंकि तमाम तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे, तो इन सब की आलोचना बचने से कि पद का प्रेम है, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, इतने आरोप लगे, तो उन्होंने दे दिया। आपको ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिली होगी? नहीं, मुझे तो मैं ट्रस्ट में कार्यालय बैठता हूँ तो मुझे जानकारी नहीं होगी। तो मतलब अभी भी वो काम देख रहे हैं? अब इस्तीफा दिया लेकिन स्वीकार तो हुआ नहीं। जब ट्रस्ट की बैठक हो और उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और उनके दायित्व को किसी और को सौंपा जाए तभी तो कोई काम देखेगा। तब तक वो मतलब अनिल जी और चंपत जी अपना काम करते हैं? अपना काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक होगी, शायद होने वाली है। नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि उन पर आंच नहीं आनी चाहिए, वो पाक साफ है। अरे जांच तो पूरी हो जाने दीजिए, उससे पहले ही क्लीन चिट। लेकिन अयोध्या पुलिस के राडार पर है चंपत जी, और इसीलिए पुलिस ने चंपत राय पर सवाल की बौछार कर दी है। चंपत राय ने पुलिस के सवालों का जवाब क्या क्या दिया है वो मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। पुलिस ने पूछा, ट्रस्ट की बैठकों में दान और जो चढ़ावे की जानकारी है वो दी जाती थी क्या? तो चंपत जी ने कहा, ट्रस्ट की बैठकों में दान की जानकारी दी जाती थी लेकिन हर लेन देन की डिटेल नहीं होती थी। फिर पुलिस ने कहा, क्या आपको हर महीने ये जानकारी दी जाती थी कि कितना चढ़ावा आया है या कितना बैंक में जमा हुआ है? तो चंपत जी ने कहा, दान गिनती करना और बैंक में जाकर जमा करवाना ये जिम्मेदारी अलग अलग टीम की थी। मेरे पास तो चढ़ावे से संबंधित रिपोर्ट्स कर्मचारियों से होकर ही आती थी और कर्मचारी ही निपटे हैं। पुलिस ने पूछा, क्या कभी आंकड़ों को देखकर आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है? तो चंपत जी कह रहे हैं, चढ़ावा में चोरी या गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत पहले नहीं मिली थी। कुछ एक लोग निगरानी को लेकर सुझाव देते थे लेकिन कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही प्रमाण थे। फिर पुलिस ने पूछा, क्या कभी आपने कहा कि इनकी ड्यूटी बदल देनी चाहिए जबकि बैंक ने ऐसी जरूरत बताई थी? और अगर नहीं कहा आपने तो क्यों? क्या आपने बैंक को ऐसा करने से रोका था? क्या आपको लगता है कि बार बार रोटेशन होता तो स्थिति अलग होती? तो चंपत जी कहते हैं, हुंडी काउंटिंग में लगे कर्मचारियों की नियुक्ति बैंक ने और जो आउटसोर्स्ड एजेंसी उसके माध्यम से हुई थी और इन कर्मियों की शिफ्ट को रोटेट करना बैंक का विषय था, हमारा नहीं था, यानी ट्रस्ट का नहीं था। फिर पुलिस ने पूछा, क्या आपको लगता है कि टिन्नू ने आपकी स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है? तो चंपत जी ने आंसर दिया है, जवाब दिया है कि टिन्नू यादव परिचित थे लेकिन उन्हें असीमित अधिकार या आधिकारिक अधिकार नहीं थे। इससे पहले किसी कर्मचारी पर व्यक्तिगत संदेह नहीं था। हालांकि चंपत जी अच्छे से जानते हैं कि उनका ड्राइवर जो था वो हर जगह घूमता था, जब चाहे जैसे चाहे घूमता था। मैं मंदिर प्रांगण की बात कर रही हूं। अयोध्या पुलिस सिर्फ चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ नहीं कर रही बल्कि जबरदस्त एक्शन में है। आरोपियों के घर से चढ़ावा चोरी की रकम बोरा भर भर के निकल रही है। अभी तक इस पूरे कांड में कितने आरोपी हैं ये पुलिस और एसआईटी को अभी तक तो पता नहीं है। चढ़ावा चोरी की कितनी रकम चोरी हुई है इसका भी कोई मोटा मोटा अंदाज पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आपको यह बता दूं कि एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, उन्होंने दावा किया है कि 20,000 करोड़ रुपए चढ़ावा चोरी हो चुके हैं। हमने भी अपने कुछ सूत्रों से बातचीत की है, उन्होंने कहा इतना बड़ा अमाउंट ये झूठ है। और वीएचपी के कुछ सोर्सों से हमने बात की है। लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों से कल कितनी रकम बरामद की है और किस आरोपी के पास कितनी रकम बरामद की गई है इसके बारे में आपको जल्दी से बता देती हूं।
प्रणाम कर दीजिए बोर्ड बाबू को भैया। प्रणाम। चलिए बोर्ड बाबू, कितना पैसा मिला? ठीक है, आरोपी नंबर 1। ठीक है, अच्छा पहले ये बता देती हूं, कितने आरोपी जानते हैं आप लोग? आरोपी हैं टोटल 7। एक आरोपी अज्ञात है, उसका नाम नहीं है, आरोपी है 7। 80,85,000 ये क्या है? ये टोटल अमाउंट मिल गया है। टोटल अमाउंट मिला है 80,85,000। अब आप कहेंगी कहां कहां बरामद हुआ है, कैसे कैसे मिला है? तो पहला आरोपी कौन है? अविनाश शुक्ला। ठीक है, अविनाश शुक्ला, उसके यहां से मिला है 20 लाख। ठीक है, 39 ये शुक्ला। ठीक है, इनके यहां से मिला है 20,39,000। अब ये 1000 और लाख लिखूंगी नहीं, ये ऐसे ही समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा आरोपी अनुकल्प मिश्रा। ठीक है, अनुकल्प मिश्रा के यहां भी जब पहुंचे तो उनके यहां बरामद हुए 16,82,000 रुपए। ठीक है, फिर आइए तीसरा रमाशंकर मिश्रा। रमाशंकर के यहां से मिला 7 लाख रुपया। ठीक है, और कुछ 32,000। हाँ 32 ये रामशंकर हैं। ठीक है, रामशंकर। ठीक है, इनके यहां से लगभग मिला है 7 लाख। चौथे आरोपी हैं टिन्नू यादव। अब टिन्नू यादव के यहां पता है आपको कितना मिला है? और ये तो गजबी आदमी है। टिन्नू यादव ने तो टिन के बक्से में पैसा छुपा रखा था। टिन्नू यादव के यहां से 1 लाख रुपया बरामद हुआ है, लेकिन छुपाया इस तरीके से कि ढूंढने में टाइम लग गया। 1 लाख रुपया। और ऐसे करके 3 और आरोपी हैं जिनके पास, मनीष कुमार यादव के पास लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए। फिर आरोपी नंबर 6 है करुणेश पांडे, उसके यहां पर 18 लाख रुपए। अब इसे कहां लिखा जाए, चलिए क्लीन कर देते हैं। आरोपी नंबर 4 करुणेश का रुख करते हैं। 2 बता चुकी हूं, करुणेश, इसके यहां से कितना रुपया मिला है? लगभग 18 लाख। ये लोग कौन है आगे आप जानेंगे। ठीक है, करुणेश के यहां पर 18 लाख, लवकुश मिश्रा है 14 लाख, लवकुश के यहां पर लगभग 14 लाख लगभग। ठीक है, अब इन सारे के सारे ये जो बरामद हुए पैसे हैं और ये चंदा चोरी हो रही है, इस पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। अब तक जो रिकवर हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, लगभग 80 लाख रुपया है। लगभग ये बरामद हुआ है। क्या कह रहे हैं राजभर, उनको सुनिए आप। सरकार ने आवश्यकता महसूस किया, कार्यकाल बढ़ाया एसआईटी का और कार्रवाई पूरी होने दीजिए। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं होगी। अब भाई बड़ा सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी एक के बाद होती चली जा रही थी, 81 लाख रुपए बरामद हो गए और वो खुद से बरामद नहीं हुए हैं, बल्कि इस रकम के बारे में एक दूसरे आरोपी ने पुलिस को बताया कि मैंने इतना पैसा यहां छुपाया है, वहां छुपाया है। टिन्नू यादव ने, जैसा मैं बता रही थी, एक हॉस्टल के कमरे में स्टील की टंकी में नोट भरे हुए थे। और एक और हैरान करने वाला खुलासा, रामलला के चढ़ावे में इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते।
मतलब आप सोचिए, आपके घर में आप सफाई कर्मचारी को अगर कहें कि तिजोरी जो है, मतलब झाड़ू बर्तन पोछा तो आप कर ही रही, तिजोरी पर भी नजर रखिएगा। सफाई कर्मचारी वहां पर जो नौकरी पाए हुए थे उनसे कहा जा रहा था, राम मंदिर के चढ़ावा गिनती में ऐसे लोगों को ही लगाया गया था जिन्हें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब जिसका काम उसी को सूट करता है ना। लेकिन उसके बावजूद आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि राम मंदिर में साफ सफाई का काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ के 6 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती कर रहे थे। पुलिस ने उन सभी 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी सफाई कर्मचारी वाराणसी के सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थे। इस कंपनी ने राम मंदिर में 22 लोगों को हाउसकीपिंग सर्विस के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से 6 कर्मचारियों को चढ़ावा गिनती में लगा दिया गया। पता चला कि इस कंपनी के जो अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर है, उन्होंने सभी 22 कर्मचारियों की सिफारिश कर रखी थी और इसी चीफ मैनेजर ने लिखित में 22 कर्मचारियों के नाम अपनी एजेंसी को भेजे थे, जिसके बाद एजेंसी बगैर सत्यापन के ही सभी 22 कर्मचारियों को रिक्रूट कर देती है, अयोध्या राम मंदिर भेज देती है। अब सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी ने कहा कि बैंक की जिम्मेदारी थी कि उनसे हाउसकीपिंग का काम करवाया जाए। यह कंपनी 8 राज्यों हाउसकीपिंग सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक सर्विस 8 राज्यों में दिया करती थी। और फिर मैं कह रही हूं, जिसका काम है वही करेगा ना, एकदम क्लियर बात है ना। अब अचानक आप कहें नहीं रूबिका जी कैमरा आप संभालेंगे और जो कैमरा के पीछे हैं वो आकर एंकरिंग करेंगे। जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वो काम वो करेगा, लेकिन आपने ठीक उल्टा कर दिया। जो वहां पर सफाई कर्मचारी जो जिस पोस्ट पर रखे गए थे, जिस काम के लिए रखे गए थे, वो चंदा जो चढ़ाया जा रहा था उसकी काउंटिंग कर रहे थे। मतलब चढ़ावा चोरी कांड का देखिए क्या क्या पहलू निकल कर आ रहा है। और इसी राजनीतिक फायदे के लिए पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव है, और क्यों नहीं होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी हाथ धोकर बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचिए कि राम भक्तों की आस्था, अयोध्या की छवि, रामलला के चढ़ावे की चिंता ऐसे नेताओं को हो रही है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक अयोध्या नहीं गए। अखिलेश यादव और संजय राउत ऐसे नेता हैं, और केजरीवाल वो नेता हैं जो अब तक 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। और इससे पहले बताया करते थे अपनी नानी के बारे में कि वो कैसे बताती है कि यहां पर मंदिर नहीं, कोई अस्पताल होना चाहिए। पुरजोर विरोध कर रहे थे तब। इन 3 नेताओं की बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चढ़ावा चोरी कांड के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता कौन सा एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी प्रभु श्री राम और संविधान दोनों को दगा दे रही है। संजय राउत कह रहे हैं चढ़ावा चोरी की जांच के लिए ऑल पार्टी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर चंदा चोरों को दंड देना है तो पहले सरकार बदलो। मतलब आप समझ जाइए, विपक्ष चढ़ावा चोरी कांड को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा है, और विपक्ष के नेता अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड तो बीजेपी के इशारे पर हुआ, इसीलिए केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार नहीं रहनी चाहिए। जनता सबक सिखाए, आप खुद सुन लीजिए। मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है, और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। जब केंद्र से और उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जाएगी, और हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार, इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी। राम मंदिर ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी होगी वो सभी पार्टी का एक मेंबर उसमें होना चाहिए, चाहे जेपी से लगा दो। अब सुनिए आप योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जवाब तो देना है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी डे 1 से, लेकिन राजनीतिक की पिच पर विपक्ष के बाउंसर का मुकाबला कैसे किया जा रहा है जरा वो सुन लीजिए।
लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास, जिसमें चैप्टर क्या है? चैप्टर है अमन के तमाशा गैंग का फिर पाकिस्तानी प्रेम जागा है। मतलब पाकिस्तान प्यासा है और भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, परमाणु जंग की धमकी दे रहा है। सिंधु जल समझौते को थाम देने से पाकिस्तान का गला सूख रहा है और प्यास बुझाने के लिए अमन की आशा गैंग फिर से एक्टिव होगी। और यह अमन की आशा गैंग नहीं है, यह अमन की तमाशा गैंग है। आप बताइए, तमाशा नहीं तो और क्या है? भारत के 61 लोग, जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा, संजय घोषाल जैसे पत्रकार, यास्मीन जैसी वकील, खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले बहुत से लोग शामिल हैं और 57 पाकिस्तानी हैं। 61 प्लस 57 मिलकर दोनों अलग अलग देशों यानी भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखते हैं। क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द बातचीत के टेबल पर आ जाइए, भारत और पाकिस्तान आपस में बात कर दें, दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल हो, दोनों को वीजा मिलना शुरू हो जाए, दोनों के बीच खेलों का आयोजन हो, कलाकार दोनों देशों में जाए, बॉर्डर खेलों खोल दिए जाए ताकि व्यापार हो, बस सेवाएं शुरू कर दी जाए। और इन सब के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि लगातार अविश्वास और टकराव से विकास जो है वो रुका हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से डिप्लोमेटिक चैनल और बातचीत बंद है। कब से बंद है? 2019 से, क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर में तब क्या किया था? धारा 370 हटा दी थी। धारा कौन सी थी? 370। अब सवाल है कि भारत पाकिस्तान से क्यों नहीं बातचीत करता? भैया, हम तो वसुदेव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं ना, हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं और हम तो हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि सारे के सारे लोग सुख के साथ रहे, कोई भी रोग किसी को ना हो। हम तो ये नहीं कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क को हमें ना हो, या हिंदू को हो मुसलमान को ना हो, या मुसलमान को हो हिंदू को ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी इस दुनिया को हमारा कुटुंब मानते हैं। और ये तो पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी उस लायक होना चाहिए कि नहीं, है ना? और ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है और नमस्कार भी एक हाथ से नहीं किया जा सकता। बताइए आप, पाकिस्तान से हमारी बातचीत की शर्त क्या थी? कोई शर्त बता सकता है? क्या शर्त थी? हमने कहा कि हम पाकिस्तान से दोस्ती तोड़ते हैं। क्यों तोड़ी? या रिश्ते तोड़ते हैं, क्या वजह थी? एक वजह, एक आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने यह बात कह दी थी। मैं फिर याद दिला देती हूं उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिंपल सी बात है। अब बताइए, पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी शर्त पूरी कर ली, ऐसी कौन सी बात मान ली, ऐसे कौन से आतंकी ढांचे खत्म कर लिए कि इन 61 भारतीयों को यह लग रहा है कि हमें पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए? आप सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को टीवी के उस पार सुन तो नहीं पाऊंगी, लेकिन एनर्जी आपकी मुझ तक पहुंच जाएगी। क्या पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर
ताला लगा दिया? नहीं, उल्टा भारत के हमले में टूट चुके उसके हेडक्वार्टर को फिर से बनवा दिया। यह फैक्ट है। अगला सवाल, क्या पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को उकसाऊ बयान का जिम्मेदार मानते हुए उस पर कार्रवाई की गई? उसकी जगह क्या हुआ? फील्ड मार्शल बनाकर उसे सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान में दामाद बनाकर रखा हुआ है। पाकिस्तान ने वही किया जो वो सालों से कर रहा है, आतंकियों को पाल पोस रहा है। पाकिस्तानी सरकार तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं जहां ये आतंकी कैसे आम नागरिकों और वहां के जो ये सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने बड़े बड़े इनके हिसाब से काम किए, उनके साथ कैसे ये घुल मिल कर रहते हैं। अब ये 4-5 दिन पुरानी तस्वीर है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे की ये तस्वीर है और इसमें ये शख्स आपको दिख रहा है, ये लाल डब्बे में कौन है? ये आतंकवादी है, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है। और एक आतंकी नहीं, पूरा झुंड पहुंचा था वह आतंकियों का। लश्कर ए तैयबा वही संगठन है जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, जहां धर्म पूछकर 26 लोगों को मारा गया। आप बताइए, इनसे क्या बातचीत करें और क्यों करें? पाकिस्तान को कोई मुंह ना लगने दे हिंदुस्तान में? और बताइए, पाकिस्तान से बात करके, या छोड़िए बात करके तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से ना बात करके हमको नुकसान क्या हो रहा है? मतलब भारत से पूरी दुनिया अभी व्यापार समझौता कर रही है और करना चाहती है। हम ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं जिनसे हमारा व्यापार 1,46,000 करोड़ रुपए का है। कितना है? 1,46,000 करोड़ रुपए का। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है और इस डील को क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल डील। क्या कहते हैं? हाँ, मम्मी ऑफ ऑल डील, माताजी ऑफ ऑल डील। और मालूम है आपको, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बीते साल 11,05,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भारत यूरोप के साथ 4 साल में उतना व्यापार कर लेता है जितना पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है। क्यों करे बात भैया? पाकिस्तान की हैसियत इतनी है ही नहीं, और भारत अगर उसे इग्नोर कर दे तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शांति दूत बनने के चक्कर में कुछ लोग जरूर अपना नुकसान गिन रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। वैसे इस पत्र पर साइन करने वाले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा तक, इन 61 में से एक ने भी यह हिम्मत दिखाई है कि पहलगाम के पीड़ित परिवार में से किसी एक का साइन करवा ले उस खत पर जो दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा है, और कहते हैं कि जिन पर हमला हुआ वो भी पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं। ये लोग भिखारियों के कलाकारों को भारत में काम करते देखना चाहते हैं, तो लिखवा लेते ना पीड़ित परिवारों से। लेकिन हिम्मत है आपकी कि पीड़ित परिवारों के सामने जाकर ये कह दें कि उस आतंकिस्तान से हम बात करना चाहते हैं। और बात कर रहे हैं अविश्वास की। अविश्वास बढ़ा जब जुलाई 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पाकिस्तान गए, 89 में माफ कीजिएगा, और बदले में 89 के अंत में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। अविश्वास बढ़ा जब फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे। कौन सा साल था वो? 1999। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। पाकिस्तान करगिल इलाके में घुसपैठ करता है। उसके बाद एक तरफ नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री से गले लगते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुशर्रफ भारत की जमीन पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। और नतीजा क्या है? मई 1999 में करगिल की जंग। अविश्वास तब बढ़ा जब जुलाई 2001 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ भारत आते हैं। आगरा समिट में अटल बिहारी वाजपेयी से दोस्ती बढ़ाने के शगुफे छोड़ते हैं। उसका अंजाम क्या दिया पाकिस्तान ने? दिसंबर में 2001 में भारत के संसद पर आतंकी हमला। 2008 सितंबर का महीना, यूएन जनरल असेंबली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मिलकर एक बयान देते हैं कि रिश्तों को बेहतर करेंगे,
हम सब साथ मिलकर चलेंगे। और बदले में क्या हुआ? 2 महीने बाद 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान ने 10 आतंकियों को भेजा। मुंबई में 26/11 अटैक हुआ, 170 से ज्यादा लोग मारे गए। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नातन के शादी समारोह में शामिल होते हैं। और फिर क्या हुआ? 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला होता है। इस देश की नींव ही धोखे पर टिकी है। ट्रॉफी चोर नेताओं से भरा हुआ है ये देश, और काम है सिर्फ आतंकियों को पालना। माफ कीजिएगा कि मैं इतना गुस्सा कर रही हूं। आज मुझे गुस्सा उन 61 लोगों पर आ रहा है जो विश्वास करने की वकालत। अरे हमने तो हर बार विश्वास किया है और हर बार इन लोगों ने हमें जख्मी किया है। मतलब कोई एक बार को सांप पर भरोसा कर ले, लेकिन पाकिस्तान पर ना कर सके। एक से बढ़कर एक उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन शांति दूत, देश को कुछ होता रहे, हम तो वो सफेद वाले पंख उड़ाएंगे। इनको सफेद कफन नजर नहीं आते हैं जो पहलगाम में हुए। भारत और पाकिस्तान को इनको मिलाना है। और याद रखिएगा, हम वो मुल्क है कि इस पाकिस्तान ने हम पर न जाने कितनी दफा छुरा भोंकने की कोशिश की है। पिछले 78 सालों में 3 युद्ध लड़े हमने। सीमा पर गोलियां तो ये चलाते ही रहे हैं, आतंकवादी हमले तो ये करवाते ही रहे हैं, लेकिन हमने इंसानियत नहीं भूली। और यही वजह है कि एक समझौता हर आतंकी हमले के बावजूद, हर तूफान के बावजूद टूटा नहीं, अटूट रहा। जानते हैं वो समझौता कौन सा था? कोई एक बता पाएगा? इंडस वाटर ट्रीटी। 19 सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ। 65 की जंग, 71 की लड़ाई, 99 का करगिल, मुंबई का आतंकी हमला, पुलवामा का आतंकी अटैक, सब झेल गए। अड़िग रहा लेकिन ये सिंधु जल संधि समझौता। लेकिन कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को याद आता है। हमें भी ये एहसास हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम वो पानी था जो सर से ऊपर गया, और पाकिस्तान के आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहली बार संधि को स्थगित कर दिया। अब आज आपको मैं एक एक करके डिटेल में बता दूंगी ये संधि कैसे पाकिस्तान का गला सुखाने पर मजबूर कर रही है। साल 1947 देश का बंटवारा हो गया था। देश का बंटवारा तो हुआ, लेकिन नदियां नहीं बटी। जो सिंधु नदी प्रणाली है ना हमारी, जो इंडस बेसिन आपको पढ़ाया गया होगा 5वीं 6वीं में भूगोल में, इंडस बेसिन उसको कहते हैं सिंधु नदी प्रणाली। वो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो उस पानी को लेकर विवाद बढ़ा और 13 साल तक बातचीत करते रहे हम लोग आपस में। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता हुई कि भैया क्या है, पड़ोसी हो आप लोग, आपस में निपटा दो, आपस में बातचीत कर लो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त वहां पर राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। दोनों ने साइन किए, और इस समझौते का मकसद यह था कि सिंधु नदी प्रणाली के जल को लेकर बंटवारा हो जाएगा दोनों देश में, और फिर कभी विवाद नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इस मैप के जरिए आपको, ये मैप यहां पर लगा हुआ है, इस मैप के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूं। भारत को इस संधि के जरिए जो है 20% पानी ही मिला। नदी यहां से होकर जाती है। ये जो आपको हरी लाइनें दिख रही है ना, ये जो हरी लाइनें यहां पर दिखाई दे रही है, ये है सिंधु, झेलम और चिनाब। और इन तीनों नदियों का पानी संधि के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और ये जो नीली वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये है सतलुज, ब्यास और रावी, ये भारत की है। इन तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो टोटल कितनी नदियां हो गई?
6 हो गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सिंधु झेलम चिनाब हो गई पाकिस्तान के पास और सतलुज ब्यास रवि हो गई हमारे पास। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया 3-3 हो गया ना बंटवारा, लेकिन यहां पर एक पेच है। जब इन नदियों का बंटवारा हुआ 65 सालों तक संधि के तहत भारत के हिस्से में इन 6 नदियों का केवल 20% पानी आता रहा और 80 कहां गया? 80 गया पाकिस्तान के पास। और इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए। कितने दिए? 83 करोड़ रुपए। किसको दिए? आतंकिस्तान को, कि जाओ भैया तुम संभालो। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर 6 नदियों का बंटवारा आधा आधा किया जा सकता था, किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? मतलब काहे ये क्यों कि भाई 80 तुम रखो और 20 हम, जबकि नदियां 3-3 हैं? कैसे हो सकता है? ये सवाल आपके मन में आया? अब ऐसे ही सवाल कुछ लोगों के मन में तब भी आया। नवंबर 1960 का वो टाइम था जब लोकसभा में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल किया गया। सवाल पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% ये ले रहे हैं और 20 हम? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा लोकसभा में, आप जानते हैं? जवाब बताऊं? अच्छा, उन्होंने कहा कोट अनकोट, लोकसभा के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, क्या हमारे हर कदम पर आकर पार्लियामेंट में पूछना पड़ेगा? आप लोग इस तरह के सवाल उठाकर संकीर्ण मानसिकता को दिखा रहे हैं। हम अपना पानी ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए हम पानी दे रहे हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रही, ये रिकॉर्ड में है, हिस्ट्री के पन्नों में है। अप्रैल 2025 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया और उसके बाद सब कहने लगे कि ये क्या है, इंसानियत का तकाजा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल पानी नहीं भेज रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा प्लान तो यही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। संधि हमने तोड़ दी है, लेकिन नदियां अभी भी बह रही है। अब नदी को आप समेट तो सकते नहीं, उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। लेकिन बदला क्या है? बदला यह है कि पहले भारत अपनी जरूरत को पूरा कर देता है, फिर जो बचा कुचा पानी होता है वो छोड़ देता है। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले जो संधि थी उसके हिसाब से छोड़ता, लेकिन अब वो पूरा जो इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बचेगा फिर छोड़ देंगे भैया। इसी से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान का वो अखबार है ना डॉन, उसने दावा किया है। क्या दावा किया है? ये नीचे देख लीजिए जल्दी से। क्या है दावा? राइस नहर में 8,700 क्यूसेक के मुकाबले अभी उनको मिल रहा है केवल 5,300 क्यूसेक पानी, यानी 38% की कमी है। फिर दादू नहर लाइए, वहां पर पहले आता था लगभग 5,000 क्यूसेक पानी, उसकी जगह कितना मिल रहा है? 82% कम मिल रहा है, 860 क्यूसेक ही मिल रहा है। फिर आ जाइए आप नॉर्थ वेस्टर्न नहर, वहां मिलता था लगभग 6,200 क्यूसेक पानी, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 2100। कमी कितने की है? 64.1% की कमी, यानी भारी भरकम कमी है ना। पाकिस्तान का यह हाल तब है जब भारत ने पूरी तरह से पानी रोका नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पूरी तैयारी है। कैसे तैयारी है? हिमाचल प्रदेश में 2,352 करोड़ की लागत से चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना शुरू हो गई, तो इससे हम पानी इकट्ठा कर पाएंगे, रोक पाएंगे, रिजर्वोयर इस्तेमाल कर पाएंगे। 8.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग चिनाब नदी में एक्स्ट्रा पानी को ब्यास बेसिन तक पहुंचा देगी। झेलम और चिनाब नदी पर कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। 1000 मेगावाट का पाकल दुल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। फिर चिनाब नदी जो कश्मीर में है, वहां 31,380 करोड़ रुपए से बनने वाली 1,856 मेगावाट की सवालकोट परियोजना को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में ऐसे ही एक 850 मेगावाट का रैटल प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, इसकी हरी झंडी मिल चुकी है। अब यही चिनाब नदी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में थी।
अब भारत का संदेश साफ है, पहले आतंकवाद बंद करो, फिर पानी पर बात करेंगे। ये परेशान नहीं है पाकिस्तान, अब सूखा हो रहा है एकदम। और जब आप एकदम मरने की कगार पर होते हैं ना, तो फटने की कोशिश करते हैं, धमकियां देने की कोशिश करते हैं। वो हिना रब्बानी है ना, जो पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो कह रही है कि भारत धूर्त राष्ट्र है। 2 युद्ध झेलने के बावजूद कायम रहने वाली सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने से पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में रहने के लायक भी नहीं है ये। फिर पीपीपी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी। वो कहते हैं ना, अलग अंदाज में जो बात करके और बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अभी क्या कर देंगे? अभी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे। हमारी हो रही है ना, आपकी भी करेंगे। जल मार्गों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास अगर भारत करेगा तो ये चरम परिस्थिति मानी जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि इस परिस्थिति के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्शन का विकल्प खुला रखेगा। बंदर के हाथ में उस तरह। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री है मुसादिक मलिक, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हाथ काट देंगे। अरे अपनी जुबान पे लगाम दो भैया। तमाम धमकियां देते रहो, हलक सूखता रहेगा जब तक आतंकवादियों की चापलूसी करते रहोगे। भारत पहले ही साफ कर चुका है, सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। पीरियड, फुल स्टॉप। अब अगला चैप्टर, पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। आज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे सस्ता महंगा वाले चक्कर में, है ना? कोई कह रहा होगा सस्ता है, कोई कह रहा है महंगा है। हाँ राजा, ऐसा हुआ है? तो पूरा नंबर गेम बताते हैं आपको। पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं। देश की तिजोरी भर रही है, डेड इकोनॉमी, आर्थिक सुनामी, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। जुलाई महीने की आज पहली तारीख है। कौन सी तारीख है आज? पहली तारीख 1 जुलाई, डॉक्टर्स डे भी आज। जुलाई महीने की पहली तारीख, हर महीने की शुरुआत की तरह इस महीने भी देश में कई अहम बदलाव हुए और सीधा असर उन बदलावों का आपकी जेब, आपके बजट पर पड़ने वाला है। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, इसे लेकर बहुत सारा आज कंफ्यूजन है। फलाना चीज सस्ती हो गई, फिर जैसे ही पढ़ेंगे दूसरा आएगा, मॉनसून आ रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है, फलानी चीज महंगी हो जाएगी। फलानी कंपनी ने कार के दाम बढ़ा दिए, फलानी ने घटा दिए। इसीलिए पाठशाला की इस इकोनॉमिक्स की क्लास में आज सारा कंफ्यूजन क्लियर करती हूं। और नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। कौन झूठ नहीं बोलता? नंबर। फैक्ट्स बिल्कुल सीधे और सपाट होते हैं और इन्हीं नंबर्स ने झूठ फैलाओ गैंग की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सालों साल से जिस जीएसटी को फेलियर बता रही है, गब्बर सिंह टैक्स कह रही है, आर्थिक तौर पर देश की धराशायी होने वाली योजना बता रही है, आज वो सारे दावे, सारी दलीलें औंधे मुंह गिर गए। एक एक करके समझाती हूं आखिरकार हुआ क्या। अच्छा, ज्यादा समा बांध दिया? ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता हुआ। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 हो गई है। पहले ये कितना था? ये आपको कैसे पता? 3113 बगल में लिखा हुआ है। पहले मिल रहा था और अब मिल रहा है 2930 में। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। कमर्शियल एलपीजी यानी रेस्टोरेंट और होटल्स में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी, आपके घर का 14 किलो वाला सिलेंडर नहीं, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप सवाल करेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा मैडम, बताइए। एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ, ठीक है? चलिए बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। बोर्ड बाबू शुरू करें? यस मैम। दुकान, नाम बताओ दुकान का, कोई जल्दी बताओ। किरण दुकान, चलो भाई किरण का किरण, किरण दुकान। अच्छा चलो भाई,
क्या बनाते हैं? समोसे कचौड़ी। समोसे कचौड़ी, ठीक है भाई। समोसा कचौड़ी आप समझ जाइए, ठीक है। समोसा बेचा जाता है किरण दुकान पर, ठीक है। अब यहाँ पर किरण जी जो इस्तेमाल करती हैं वो करती हैं कौन सा सिलेंडर? कमर्शियल सिलेंडर। 180 रुपए घट गए हैं, ठीक है। मान लीजिए किरण जी हर दिन 3 सिलेंडर यूज करती हैं। कितने कर रही हैं? 3 सिलेंडर, ठीक है। तो 3 सिलेंडर पर 180 कम करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? 180 इंटू 3 कितना हुआ? 540। अच्छा 540। अगर इसको महीने में ले जाएंगे तो कितना होगा? एक महीने में कितनी बचत हो जाएगी? एक महीने में ये बचत हो जाएगी 16,000 रुपए। कितना बचा लिया? किरण ने कितना बचा लिया? 16,000 रुपए किरण ने बचा लिए। छोटी दुकानों के लिए हो सकता है कि जिनके बड़े बड़े कारखाने हो उनके लिए, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो उनके लिए बचत बड़ी ना हो, लेकिन 16,000 रुपए एक छोटी दुकान के लिए बहुत है। और इसीलिए जब ये कीमत बढ़ी थी तब हम कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी कीमत बढ़ाई है। तो रेट्स में ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट की जंग और हॉर्मुज के बंद होने से पूरे देश में एलपीजी की समस्या खड़ी थी और इसका भार जो है वो सीधे सीधे जनता पर पड़ रहा था। आज जो बदलाव हुए हैं उसमें एक और बड़ा बदलाव है तेल की कीमतों में भी। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल कितना सस्ता किया पता है? 5 रुपए प्रति लीटर। डीजल कितना सस्ता किया पता है? 3 रुपए प्रति लीटर। इसमें आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। डीजल के दाम घटने से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था उसका खर्च कम हो जाएगा। आने वाले दिनों में फल, सब्जियां, राशन, दूसरी चीजें सस्ती हो सकती है। यही वजह है कि लोग अब सरकारी कंपनियों से भी दाम घटाने की मांग कर रहे हैं कि नायरा की तरफ से हो सकते हैं तो बाकी सबकी तरफ से क्यों नहीं। जो 5 रुपये कम हुआ है उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी हमें बहुत सहूलियत मिली हुई है, इसके लिए धन्यवाद नायरा कंपनी को। हम क्या है सर, यूपी से उठाते हैं अपना डीजल, वहाँ चल रहा है अभी 95। यहाँ तो राजस्थान है तो यहाँ तो 7-7 रुपए बढ़ती ही मिलता हम लोग। आज सस्ता मिल जाएगा 3 रुपए तो हमारा डीजल बढ़ जाएगा। डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ है, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ है। हम लोगों को बहुत राहत मिली है। अब भाई ये वाली राहत तो हमको भी चाहिए, है ना। मतलब एक प्राइवेट कंपनी तेल के दाम कम कर सकती है तो सवाल यह है कि सरकारी कंपनियां दाम क्यों नहीं कर रही हैं, है ना। वो भी तब जब जून 2026 में कच्चा तेल 30% सस्ता होकर $120 से सीधा $80 नीचे आ गया है। लेकिन हुक्म, पूरा गणित इतना होता तो मजा आ जाता। इतना आसान नहीं है ना जितना हम समझ रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल विदेशों से डॉलर में खरीदता है। किस में खरीदता है? डॉलर में। आज $1 की कीमत कितनी है? 95 रुपए 14 पैसे। और कच्चे तेल के 1 बैरल की कीमत कितनी है? $72। यहां एक और बात समझनी जरूरी है कि 1 बैरल कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता। 1 बैरल से करीब 72 से 78 लीटर पेट्रोल, 38 से 46 लीटर डीजल, 8 से 10 लीटर एलपीजी और दूसरी चीजें बन जाती हैं। इसी वजह से पेट्रोल की कीमत सीधे 159 से डिवाइड करके आप नहीं निकाल सकते। समझ गया? 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 66 रुपए हुई। अब आप कहेंगे तो फिर हमें 100 से ज्यादा क्यों चुकाना पड़ रहा है पैसा? अब इसके पीछे की वजह बताऊं? 3 कारण है। रिफाइनिंग, मुनाफा। कच्चे तेल को पेट्रोल में बदलने में करीब 3 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता है। मतलब कच्चा तेल आया, अब उसको पेट्रोल भी तो बनाना है, रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, बहुत रिस्की दूसरी चीजें होती हैं, तो उसमें 3 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता है। और तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप डीलर्स का मुनाफा भी उसमें होता है, 3 रुपया प्लस मुनाफा।
तो मिलकर इसमें लगभग 16 से 21 रुपए जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है टैक्स का खेल। पेट्रोल डीजल की आधी कीमत तो सिर्फ टैक्स ही है भैया। केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकार अपना वैट लगाती है या सेल्स टैक्स जो है वो वसूलती है। आपको पता है कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा वैट और सेस लगाते हैं? आइडिया? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। TKK। क्या हुआ? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। अब यहां किसकी सरकार है? नहीं बाबा, दूसरों की भी है। पहले ये याद कर लीजिए कि ये जो तेलंगाना और केरल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर वही लोग हैं जो डेड इकोनॉमी और आर्थिक सुनामी वाले डायलॉग दे रहे हैं। डीजल से देश की रीढ़ यानी ट्रक, बसें और किसान के ट्रैक्टर चलते हैं और इसीलिए इस पर पेट्रोल के मुकाबले टैक्स थोड़ा कम रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम गिरने के बाद भी हमारे यहां दाम फौरन क्यों नहीं घटते? यह भी बड़ा सवाल है। अब इसके 5 बड़े कारण हैं। तेल कंपनियों ने अप्रैल मई में जब तेल $120 पर किया था, तब बहुत सारा महंगा तेल खरीदकर हमने रख लिया था। कंपनियां पहले उस महंगे तेल को बेचकर अपना घाटा पूरा करेगी। नया सस्ता तेल आपके पंप तक आने में कितने दिन लगेंगे आप जानते हैं? 30 से 45 दिन। कंपनियां रोज के उतार चढ़ाव को देखती ही नहीं है। वो पिछले 15 दिन या महीने भर की औसत कीमत निकाल लेती है और वही आप पर लागू करती है। इसीलिए राहत जो है वो फौरन नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है। सरकार को पेट्रोलियम से सालाना करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है और जब तक सरकार अपना टैक्स कम नहीं करेगी, बड़ी राहत की उम्मीद भूल जाइए। और फिर ग्लोबल शॉक, दुनिया में कब कहां तनाव बढ़ जाए, तेल फिर कब महंगा हो जाए, किसी को नहीं पता। और इसी डर से कंपनियां जल्दबाजी में दाम घटाती नहीं है। और वो जीएसटी का जो मैं आपको बता रही थी कैलकुलेशन, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ इस बार पता है आपको? 13.9%। बम्पर कलेक्शन है। जून में 1.95 मतलब लगभग 1,95,000 करोड़ हो गया है। इंपोर्ट से होने वाली कमाई में 34.6% का इजाफा हुआ है। कुल कमाई 60,038 करोड़ रुपए की हमारी हो गई है। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं नंबर झूठ नहीं बोलते हैं, ये जीएसटी कलेक्शन के नंबर है। 6.5% से बढ़कर अब 1,35,000 करोड़ हो गया है। तो कोई ना कहे कि ये डेड इकोनॉमी है। सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? अब एक आदत जैसे आपकी, मैं चाहती हूं कि आप अपने घर के जितने भी ये दराज हैं, ड्रॉर्स हैं, पुराने बैग हैं, गठरी हैं, उन सबको खोलें और उसमें मुझे जल्दी से बताइए पुराने टूटे फूटे फ़ोन चार्जर, फूटा हुआ फ़ोन, ईयरफोन, बैटरी, USB केबल कितने सारे हैं और क्यों आपने संभाल कर रखे? क्यों? कि कभी काम आ जाएंगे? कब काम आएंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है आपको कितना नुकसान करता है पता है? सोचा है कभी? घर में रखने की वजह से ये जो आप कचरा रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा, 21,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक कचरा रिसाइकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये वेस्ट रिसाइकल होने के लिए मिलता ही नहीं है। इसे तो आप संभाल कर अपने घर में रख लेते हैं। ये ई वेस्ट सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी एक डेट होती है, वो डेट अगर ये पार कर ले तो इसका लेड और मर्क्यूरी जो है वो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपकी सांसों की दिक्कत पैदा करते हैं, न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आपको देने की शुरुआत कर देते हैं, कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सूचित कर रही हूँ। इसीलिए जब भी नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एंड लाइफ जरूर चेक कर लें और जैसे ही उसकी लाइफ खत्म हो फौरन इसे ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर दे दें। बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे। हर शहर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, बदलाव दूसरों से नहीं पहले खुद से शुरू होता है। बज गई घंटी, अब मुझे जाना होगा, लेकिन कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी।
फिलहाल मुझे खूब सारे आशीर्वाद के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए।